अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं गाइस आपके साथ मेहरान एंट्री टेस्ट 22 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ ऑफ मैथ्स पोर्शन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था कि फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन a अपॉन में x माइनस x अपॉन में a होल की पावर 10 विल बी व्हाट। n की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू फोर्थ टर्म मतलब r की वैल्यू 3। तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, 10 से 3 a बाई एक्स की पावर 7 इंटू एक्स बाई ए की पावर जो है ये हो जाएगी 3। सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 10 फैक्टोरियल 10 9 8 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या है कि 7 फैक्टोरियल में कैंसिल हो जाएगा और क्या हो सकता है 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, यानी कि 3 इंटू 2 के बराबर होता है। तो मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू 2 लिख लेता हूँ। तो 3 इसका इसमें चला जाता है और 2 इसका इसमें चला जाता है, मतलब ऊपर जो क्वांटिटी बन गई 10 इंटू 3 इंटू 4 बच गया। 3 टाइम्स ऑफ 10 इज़ 30, 4 टाइम्स ऑफ 30 इज़ 120। 120 ए की पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 7 इंटू, अच्छा ये माइनस का होगा प्लस का होगा बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और क्या सकता है कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब इसका 7 पावर है, इसका 3 पावर है, इसका 3 पावर इसका 7 पावर है, तो कैंसिल हो सकते हैं। ओवरऑल आंसर क्या आ सकता है हमारे पास में 120 इंटू एक्स पावर सॉरी ए की पावर 4 यहाँ से बचती है और एक्स की पावर 4 यहाँ से बचती है। सो इसको लिख सकते हैं कि 120 ए बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होल पावर 4 लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि जब भी a माइनस बी होल की पावर n की कंडीशन बने तो जो इवन प्लेसेस पे नंबर आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। जैसे आपके पास में एक यहाँ पे देख लें a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब बीच में माइनस है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। तो जो इवन प्लेस पे मतलब सेकंड वाला टर्म, सेकंड जो कि सेकंड मतलब 2 सेकंड टर्म जो है इवन प्लेस होता है ना, ये सेकंड फोर्थ सिक्स ये इवन प्लेसेस होते हैं। तो इन पे जो नंबर्स आ रहे होंगे वो नेगेटिव होंगे a माइनस बी होल के पावर 4 में, मतलब होल पावर n की कंडीशन में। तो यहाँ पे भी a माइनस बी, लेट से इसको कंसीडर कर लो a, इसको कंसीडर कर लो b, तो a माइनस बी होल की पावर 10 ही लिखा हुआ है। तो इसके मतलब इवन प्लेसेस पे सबसे पहला टर्म जो बनेगा वो इसकी पावर चढ़ा दो, a की पावर 10 डिवाइडेड बाई x की पावर 10। उसके बाद मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आ जाएगा, इसी तरह थर्ड पॉजिटिव फोर्थ नेगेटिव। तो ये फोर्थ टर्म ही तो पूछा था, इसका मतलब ये वाला इसके साथ नेगेटिव साइन आप लगा लेना। ठीक है, और क्या सकता है इस वाले सीक्वेंस को जो है कंप्लीट करो, कंप्लीट द सीक्वेंस -1 1 -1 1। ये एक आप देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्योंकि इसका कॉमन रेशियो जो है -1 आ रहा है, -1 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, -1 से -1 मल्टीप्लाई हुआ 1 होगा, 1 बचा। और आगे जो है ये और ये जो है अगेन 1 से -1 मल्टीप्लाई हुआ तो -1 बचा, -1 से -1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 बच गया, और आगे इस तरह चलते जा रहे हैं। ऑलराइट, तो गाइस इसको कंप्लीट करने के लिए आगे भी हम क्या लिखेंगे -1 1 -1 1। ठीक है, आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, बताया था ना फॉर्मूलाज याद करने हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा का एक दिन फार्मूला आया, दूसरे दिन आया साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा का, तीसरे दिन टेन अल्फा प्लस बीटा, चौथे दिन टेन अल्फा माइनस बीटा का, और आज आगे कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो ये वाला फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसके बराबर होता है। फार्मूला ही आ रहे हैं। 315 डिग्री को किस तरह लिख सकते हैं। अब 315 डिग्री को जब रेडियंस में चेंज करते हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो आपके पास में आंसर आ रहा हो, रिपोर्ट योर आंसर है, इसको सिंप्लीफाई करने पे, ठीक है, जो आंसर आ रहा हो, जैसे चलो बस खुद से सॉल्व कर लेना, जो आंसर आ रहा हो दैट इज अवर आंसर। ऑलराइट, उसके बाद एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, अगर से इन दैट कंडीशन ये ऐसा पूछ रहा था कि एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 1, अगर ऑप्शन ऐसे थे कि एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज व्हाट, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, व्हाट। एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स जो होता है एलिप्स के कंडीशन में लेस देन 1 होता है, पैराबोला की कंडीशन में एसेंट्रिसिटी 1 होती है, ये एलिप्स के लिए। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब ऑप्शन कुछ इस तरह के थे तो ये वाला सही है। एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, एसेंट्रिसिटी फॉर एलिप्स इज लेस देन 1, और पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1 होती है, हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, सर्किल के लिए एसेंट्रिसिटी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 0 होती है। अगर जो ऐसा क्वेश्चन नहीं था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन दे दी, उसने एक क्वेश्चन दे दी एलिप्स की,
यहाँ पे 16 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ रहा है 9 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन दे दी एलिप्स की और इसका एसेंट्रिसिटी आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास में गाइस क्या गिवन है, ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सी स्क्वायर किसके बराबर होता है फिर, सी स्क्वायर या सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो सी की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है √7। सी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू यहाँ से निकालो, ए की वैल्यू यहाँ से आ रही है, ए इज इक्वल्स टू 4 या प्लस माइनस 4। एसेंट्रिसिटी इज व्हाट, नथिंग बट ई इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। ऑलराइट, एसेंट्रिसिटी सी ओवर ए के बराबर होती है, तो एसेंट्रिसिटी की क्या हो गई, सी किसके बराबर है, √7 डिवाइडेड ए की वैल्यू 4 है और ये वाला वैल्यू जो है लेस देन 1 है। आपको पता है ना √7 का जो वैल्यू है, अगर इधर √9 भी होता ना, √9 का वैल्यू होता है 3/4 अगेन 0.75 जो कि लेस देन 1 है। और मतलब √7 एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि 3 से भी कम है, और 3 से भी कम मतलब न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर है। इसका मतलब ओवरऑल इसका जो आंसर आना है वो डेसिमल में आना है और लेस देन 1 ही आना है। तो ये एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स दिखाई दे रही है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स जो है वो आपके पास में लेस देन 1 होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था लेकिन आसान है। देयर आर 7 बुक्स ऑन अ शेल्फ। ये जिस भी भाई ने दोस्त ने शेयर किए हैं वो कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट शायद इस तरह का ना, मतलब ऐसा ही कुछ था, ऐसा लिख दिया था सामने जब भी शेयर किया इसने, तो सामने ऐसा लिखा था कि समथिंग वाज लाइक दैट। तो मैंने उसके रूप में एक क्वेश्चन बनाया, देयर आर 7 बुक्स ऑन अ शेल्फ, आउट ऑफ 2 आर फिजिक्स एंड मैथ्स। 7 बुक्स हैं शेल्फ में और उनमें से 2 बुक्स ऐसी हैं जिनके नाम है फिजिक्स और मैथ्स। फाइंड इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज, दीज बुक्स कैन बी अरेंज सच दैट these two books physics और मैथ्स can never come together। फिजिक्स और मैथ कभी भी साथ नहीं आने चाहिए, ऐसा कुछ हमें बोल रहा है। तो सबसे पहले करेंगे एक्चुअली में वो वाला पैटर्न बनाएंगे जिसमें साथ आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें साथ आ रहे हैं वो कौन से हैं, ये साथ आ रहे हैं ना, मतलब टोटल 7 डब्बे बना लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां डब्बा मैं नहीं बना रहा, ठीक है, क्योंकि टोटल 7 नंबर्स हैं और हमने फिजिक्स और मैथ्स को कंबाइन रखना है अभी के लिए मैं ऐसा मान के चलो। जब मैथ्स और फिजिक्स को कंबाइन लिया आपने एक ही मान लिया, तो टोटल थे 7 में से 5 को अलग कर दिया, बाकी जो 2 थे उनमें से एक ही बना लिया, 5 अलग से एक ये बन गया जो कि फिजिक्स और मैथ्स को दोनों को मिला के बड़ी सी बुक बन रही है, ठीक है। और एक डब्बे में मतलब एक साथ रख रहे हो ना, तो एक साथ कैसे अरेंज करेंगे, या पहले फिजिक्स आए या पहले मैथ्स आए, ठीक है, मतलब वो उनको आपस में अरेंज करने के भी 2 तरीके हैं। तो टोटल हमारे पास क्या तरीके हैं, पहले तो 6 5 उसके बाद 4 3 2 1 और जो 7वां बुक है जिनको हम कलेक्टिवली एक साथ रख रहे हैं उनको कहते हैं आपस में 6 5 4 3 2 1 और जो 7 बुक्स हैं उनको आपस में कितने, अच्छा ये वाला था ना कि यहाँ पे 2 बुक्स लेट से आ रहे हैं वो एक साथ आ रहे हैं, तो इसमें लेट से आप 2 मान के चले, तो ये अंदर अपने आप में 2 बुक्स हैं, ठीक है, 2 बुक्स हैं ना अंदर, ये अपने आप में फिजिक्स और मैथ्स, वो अपने आप में या पहले फिजिक्स आए बाद में मैथ्स आए या पहले मैथ्स आए बाद में फिजिक्स आए, मतलब ये आपस में भी अंदर ही अंदर 2 तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं। तो उनका भी अलग 2 फैक्टर ले लो, जितने बुक्स होंगे उतना अंदर से फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपके पास में 6 × 5 × 4 × 3 × 2 इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल इंटू ये वाला 2 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आ रहा है, ये मतलब वो सारे अरेंजमेंट्स हैं जिसमें फिजिक्स और मैथ्स के बुक्स जो हैं वो साथ आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो टोटल बन रहे थे जितने भी बुक्स हैं उनको डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज करने से 7 फैक्टोरियल बन रहे थे, इनको जो डिफरेंट 7 बुक्स हैं इन सब को 7 डिफरेंट तरीक़ों को, मतलब 7 फैक्टोरियल इतने ज़्यादा तरीक़ों से हम इनको अरेंज कर सकते हैं 7 डिफरेंट बुक्स को आना चाहिए। बट वो क्या कह रहा था कि 2 बुक्स जो मैथ्स और फिजिक्स एक साथ ना आए। अब जिसमें जिन अरेंजमेंट्स में एक साथ आ रहे थे वो कितने बन रहे हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल इंटू 2 ट्वाइस ऑफ 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल जो होता है 720 के बराबर होता है, 720 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 1440। तो आप क्या करें, जिनमें साथ आ रहे थे ना एक्चुअल में वो इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ना, तो 2 टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल जो होता है वो 5040 होता है, आई थिंक आप कंफर्म कर लेना, लेकिन ये आंसर है 5040
-2 इंटू 6 फैक्टर 720 के बराबर, 2 टाइम्स ऑफ 720 इज 1440। तो आपके पास में कुछ ऐसा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अगर इसमें से 1040 कैंसिल कर दें तो 4000 बन रहे हैं, और 400 और कैंसिल कर देंगे तो 3600 आई थिंक। हाँ 3600 इसका आंसर हो सकता है, कंफर्म कर लेना, सही है। कंफर्म नहीं मतलब ओवरऑल आंसर ये है। ये वाले डेटा आप कैलकुलेटर पे यूज़ करके, क्या पता मैंने कैलकुलेशन गलती की, लेकिन आंसर ये है। इससे जो भी बने, अगर मैंने कैलकुलेशन सही की है तो ये वाला आंसर है, ठीक है। अ नंबर इन विच थ्राइस ऑफ, हाँ ये वाला भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ नंबर इन विच थ्राइस ऑफ इट, लेट्स से वो नंबर x है। अ नंबर इन विच थ्राइस ऑफ इट्स, अ नंबर इन विच थ्राइस ऑफ इट व्हेन एडेड इन इट्स स्क्वायर, उसके स्क्वायर में, लेट्स से वो नंबर x है तो उसके स्क्वायर में वो थ्राइस ऐड कर रहा है, 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर ऐड कर रहा है, और जो रिजल्ट बन रहा है दैट इज 28 बन रहा है। 28 रिजल्ट बन गया। 28 जब रिजल्ट बना तो इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई, x² + 3x - 28, ऑलराइट, इज इक्वल टू 0। और सबको इसके फैक्टर्स पता हैं। इसके फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, x² + 7x - 4x - 28। सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं। तो यहाँ से x कॉमन जब निकालेंगे तो x + 7 - 4 कॉमन, x - 7 सॉरी x + 7, तो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है, x = 4 और x = -7 आ रहे हैं। तो इनमें से अगर एक ऑप्शन था तो वो सही है, अगर इनमें से जो है दोनों के दोनों ऑप्शन थे तो बोथ ऑप्शन सही था। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। इसका डिटर्मिनेंट बताओ। डिटर्मिनेंट की मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, जिनमें से एक प्रॉपर्टी जब जीरो, किसी भी डिटर्मिनेंट का जीरो आंसर कब आता है, मैंने पास्ट पेपर्स के जो प्रीवियस वीडियोस बनाई 4 उनमें भी बताया कि डिटर्मिनेंट जीरो कब आता है, जब आपके पास एक रो या मतलब 2 रोज या 2 कॉलम्स बिल्कुल एक जैसे हों, या फिर एक रो या एक कॉलम पूरी की पूरी जीरो हो जाए, जैसे यहाँ पे, तो इसका डायरेक्ट रिपोर्ट आंसर जीरो कर सकते हैं। और क्या बन सकता है कि एक रो दूसरे रो के, लेट से एक रो जो है ए और ए है, दूसरी रो है वो 2a, यहाँ पे सॉरी A1 A2, तो यहाँ पे क्या है 2A1 2A2, इस तरह की कोई कंडीशन, और कुछ भी आगे मतलब बाकी एलिमेंट्स क्या भी आ जाए। एक रो दूसरे रो के 2 टाइम्स मल्टीपल है, एंड इंटीग्रल मल्टीपल्स हो, अगर एक रो दूसरी रो के इंटीग्रल मल्टीपल्स है, दैट मीन्स इट्स रिजल्ट विल बी जीरो, इट्स डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। और क्या प्रॉपर्टी थी कि एक रो या एक कॉलम जीरो आ जाए तो उसका आंसर जीरो आ जाए। यहाँ पे एक रो कॉलम, एक रो जो है वो जीरो, सारे के सारे जीरो आ रहे हैं, तो इसका आंसर जीरो है। इफ ए इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, अगर ये एक मैट्रिक्स है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, इनवर्स, क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, या इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सर इनवर्स किन मैट्रिक्स का जो है एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनवर्स जो होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज अगेन अ मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसका जो डिटर्मिनेंट होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये वाला डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के बराबर आ जाते हैं, और जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाते हैं उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर ये ए सिंगुलर मैट्रिक्स है या इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो पहले तो, 2 इंटू -4 इज -8, -1 इंटू 4 इज -4, -8 -4 इज -12, -12 इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है। इसका मतलब इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं आ रहा। जीरो आता तभी ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। जो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स तब एग्जिस्ट नहीं करता जब आपका मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट वाला ये ऑप्शन गलत है, और बोथ वाला भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए सही था इसका। एफ ऑफ एक्स जो है एक्स के बराबर है, और जी ऑफ एक्स जो है आपके पास में x² - 3 के बराबर है, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी व्हाट। तो मैंने आपको बताया था ये कंपोजिट फंक्शन अपने फंक्शन के लेक्चर में, ये यहाँ पे क्या करना है एक्चुअली में फंक्शन वाले में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन जो एफ है, एफ वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उस वाले फंक्शन में जी ऑफ एक्स पुट करना है। तो फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो तो एक्स है, अब उसमें जब एक्स था, यहाँ पे जो इसका इनपुट था वो एक्स था, तो यहाँ पे भी एक्स है। अब जो यहाँ पे क्वांटिटी यूज़ करेंगे वहाँ भी वो क्वांटिटी यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँ, यहाँ पे जी ऑफ एक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी एक्स, जहाँ पे भी एक्स लिखा था वहाँ में मैं जी वाली वैल्यू लिख दूँ, और जी में क्या है एक्स की जगह ये वाली चीज़ लिख लो।
अब x की जगह ये अगेन चीज़ आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू पूछ लेता कि एफ ऑफ जी ऑफ 3 किसके बराबर होता, तो आप जस्ट 3 यहाँ पे पुट कर देते। ठीक है, और क्या आ सकता है, इफ पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू के माइनस 1 इंटू अगेन एक्स, जो कि इसको लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स ये एक्स स्क्वायर के माइनस 1 प्लस 9, ये इसके बराबर है। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल है। अब वो बोल रहा है कि p ऑफ 3, जब हमने x की जगह 3 पुट किया, p ऑफ 3 दे दिया, p ऑफ 3 0 है, मतलब जब हम x की जगह 3 पुट कर रहे हैं तो वो जनरेट क्या करके दे रहा है, 0। तो 0 इज इक्वल टू x की जगह 3 पुट करेंगे तो k की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, x की जगह जब 3 पुट करेंगे तो 3 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू के माइनस 1 प्लस 9, ये 27 जनरेट करके देगा। 27 प्लस का, ये प्लस का 27 प्लस का 9 माइनस माइनस का 36 यहाँ पे आ जाएंगे। और क्या हो सकता है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन के साथ कुछ वैल्यू आ रही है, तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये 9 आता है, 3 टाइम्स ऑफ 27, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ 9 इज 27 होता है, और यहाँ पे के माइनस 1, माइनस माइनस में कैंसिल, 9 का टेबल 36 के ऊपर 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के माइनस 1 से, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे k/3 और 4/3, और यहाँ पे के माइनस 1 बचेगा। जब माइनस 1 साइड पे आ जाए तो प्लस का 1 बन जाएगा, तो k इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1। ठीक है, k विल बी इक्वल टू 7/3 आर। तो ये लाइन दे दी है, इसका स्लोप बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव नाइदर। अब स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। स्लोप नेगेटिव कब होता है, जब आपकी एंगल जो है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, या आपकी जो सिंपली इंक्लाइनेशन जो है, या हाँ इंक्लाइनेशन भी एंगल को ही बोलते हैं। सो जो अगर एंगल जो है, दैट लाइन मैक्स एंगल एन एंगल वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही, वो अगर चाहे कोई ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, यार पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑब्ट्यूज एंगल हो नहीं सकती है, लेस देन 90 डिग्री है, तो पक्के से जो एक्यूट एंगल्स होती हैं, लेस देन 90 वाली डिग्रीज होती हैं, उनका यानी कि स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका दिखाई दे रहा है आपको, जो ये एक्यूट एंगल है तो इसका 10 लेंगे, 10 ऑफ एन एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव, मतलब इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ इस तरह का होता, मतलब 90 को क्रॉस कर लेता है, इस तरह 90 यहाँ पे आ रहा है, 90 पे अनडिफाइंड या इन्फिनिटी स्लोप होता है। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ 90 जो होता है वो इन्फिनिटी जो होता है या अनडिफाइंड होता है। ठीक है, और क्या करना है, जब इसका जो स्लोप जो है 90 को क्रॉस करे, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होती है, जिसका ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 होती है, जिसकी वैल्यू जो है 90 डिग्री से बड़ी हो, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बच जाती, और इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू आ जाती। फिर कहते हैं हम कि इसका जो नेगेटिव स्लोप है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि एक्यूट एंगल है तो इसका पॉजिटिव स्लोप। ये मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी करवाया था, अपने बायनोमियल थ्योरम हमारे चैप्टर के जब प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवा रहा था उसमें भी करवाया था कि a प्लस बी होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो n+1 होते हैं, मतलब जितनी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो उतने नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पावर 2 था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 बने, 1 2 3, पावर 2 था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 बने। जितनी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म्स उनमें उसमें एक ऐड कर दो उतने बनेंगे। 1 प्लस x की पावर n है, नंबर n इसका पावर है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है कितने होने चाहिए, n+1 होने चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अच्छा यहाँ पे देखें, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 1:1 देन द लार्जेस्ट एंगल विल बी व्हाट, इट विल बी 90 डिग्रीज। यहाँ पे दो बातें समझ लें कि अगर एक साइड x है, दूसरी भी x है, मतलब इस रेशियो में है, तो तीसरी जो है वो √2x है, देन पक्के से कर लो कि अगर साइड्स इस रेशियो में, देन एंगल्स आर, इसके सामने वाली x के सामने वाली 40 डिग्री, अगेन जो दूसरी x है उसके सामने वाली 40 डिग्री। ठीक है, ये तो पता है ना कि अगर दो साइड्स आपस में बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर रहते हैं। तो ये दो साइड्स आपस में बराबर हैं तो इनके सामने वाले 45 डिग्रीज भी आपस में बराबर हैं। और ये वाली 30 डिग्री क्या बननी चाहिए, आप खुद से बताएं ना, 45 + 45 90 हो गया, पीछे 90 रहता है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर इस तरह का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये वाली साइड x है, ये वाली साइड x है, तो ये √2x होगी, और ये वाली डिग्री जो है 45 हो गई, ये वाली डिग्री भी 45 होगी, और ये वाली तो पक्के से 90 एंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। एक और होता है इसमें, ये याद कर लो, मतलब इसका आंसर जो 90 डिग्री आना चाहिए।
ठीक है, मतलब और भी क्या ऑप्शन हो सकता है? ये तो यार इनके सामने जो भी एंगल बन रहा होगा वो तो बराबर ही होगा, इनके सामने वाला एंगल जो बन रहा है वो तो बराबर ही होगा, और तीसरा जो होगा वो देखिए क्या बन रहा है। ठीक है, वो इस हिसाब से देख लिया हमने। ऐसा भी क्यों होगा? क्योंकि जब हमने देखा कि इसकी जो साइड एक्स है और इसकी साइड एक्स है, तो इसकी साइड क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास में इसकी जो वैल्यू आ रही होगी हाइपोटेन्यूज की, वो आ रही होगी √2x। और जब आपकी साइड्स जो हैं, साइड्स आपकी अगर इस रेशो में x रेशो √3x रेशो 2 times of x, then your angles will be in ratio 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज। ये क्राइटेरिया है, ये भी प्रॉपर्टी याद कर लो। अब जैसा इसमें किया है वैसा इसको भी सॉल्व करके देखना कि आपके पास अगर बेस ये हो, एंगल्स ये बताएं आपको, बेस ये है, एक्चुअली में बेस आपके पास ये है, परपेंडिकुलर ये होगा लेट से, तो और अगेन आप पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास में 90 के सामने वाली एंगल जो होती है वो आप हाइपोटेन्यूज होती है, तो पैथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेन्यूज की साइड मालूम कर सकते हैं, जो कि आप एक्चुअली में आपको 2x मिलेगी। आप खुद से करके देखना, मतलब इसका जो एंगल था 90, एक तो 45 बनेगा, दूसरा 45, तीसरा जो है 90 बनेगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एबिलियन ग्रुप अंडर व्हाट? इसका जो मुझे लग रहा है यह है, यहाँ पे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी को ये तो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सबका अब है, रियल नंबर्स का भी अब है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द नंबर्स, इवन रियल लोगों को ही से भी, क्योंकि रियल बाकी सबका अब्बा है और रियल का अब्बा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज एबिलियन ग्रुप, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हुई मिलेगी। लेकिन चलते हैं अपने, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो लेट्स से उनके कोई से भी दो सेट्स उठाएं, दो देखें, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी जो भी 4 शिफ्ट हुए हैं उनमें भी आया हुआ है और आज भी आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर इज एबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? इट्स एबिलियन ग्रुप जो होता है वो 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करे, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, उसमें जो है इन्वर्स एलिमेंट यानी कि एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा हो, और क्या आ सकता है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। अब एडिशन जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब देख लें, कोई से भी 2 एलिमेंट्स उठाएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से, उनको ऐड करें, अगेन रिजल्ट बन रहा होगा, वो अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं दे आर क्लोज रेस्पेक्ट टू एडिशन है। अच्छा, एडिशन के लिए एडिशन जो है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे वो भी जो है आपके पास में आंसर हो सकता है, आंसर है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है एडिशन, तो मतलब ये जो है इस वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे। उसके बाद थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं, एक तो आई थिंक एडिटिव आइडेंटिटी होता है, वो 0,0 होता है, तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी बनते हैं 0,0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर की सेट में आ रहा है। इसका मतलब 0,0 जो कि एडिटिव आइडेंटिटी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बताया था। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो भी इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स लेट से -1 का +1 होता है, तो मतलब एडिशन में वो जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एडिशन में सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन जो एबिलियन ग्रुप जो होगा वो कम्यूटेटिव एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। उसके बाद नेगेटिव साइन जो है ना, मतलब माइनस, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये तो हो नहीं सकता। मल्टीप्लिकेशन में जाए, क्या मल्टीप्लिकेशन में ये इनवर्स लॉ को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 0 भी आता है। जब 0 का इन्वर्स या किसी भी नंबर 0 का इन्वर्स निकालेंगे तो 1/0 आता है, 1/0 आता है, मतलब 1/0 इज नॉट एनी नंबर। तो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से एबिलियन ग्रुप नहीं है, ये एबिलियन ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ एडिशन के हिसाब से। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a और x -1 dx किसके बराबर होना चाहिए? a कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। कांस्टेंट को पता है हमें बाहर रख सकते हैं, 1/a बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ x dx करना है, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 करना है, 1 लिखें या dx लिखें, क्या लिखें? इसका आंसर आएगा 1/ax² डिवाइडेड बाई 2, तो मैं 2 लिख लेता हूँ, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इज x प्लस c, तो इसका आंसर आ रहा है x² डिवाइडेड बाई 2a माइनस x प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसके बाद इसका आंसर है। A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये कौन सा लॉ है? इट इज यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होता है ना, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जो अंदर क्वांटिटी बंद है उसके ऊपर ओवर लगना है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन जो था वो ये था, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत था। y इज इक्वल टू sin 3x, इसका डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए? ओ ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या होता है कि जो आप रियल नंबर, वो सारे रियल नंबर्स जो कि आप इनपुट दे सकें। 2 बार लिख दिया, 3 लिख दिया, x की जगह जो कि इनपुट है, x इनपुट है, कैलकुलेटर उठाओ, जो भी वैल्यू इसमें पुट करो, जो भी वैल्यू इसमें पुट करो, तो आपके पास में जो रिजल्ट आ रहा होगा, अगेन मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 33, 0, 1, 2, 5, 0.5, माइनस 0.5, जो भी वैल्यू पुट करो, रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा मतलब कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, कोई रियल नंबर मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, और वो मिलेगा ही। मतलब यहाँ अगर 2 ना लिखें, sin 3 ऑफ एनी एंगल लिखें, जो भी आप वैल्यू देना चाहें आप कैलकुलेटर के हिसाब से, अभी 2 सिर्फ ना लिखें, तो उसका जो रिजल्ट है वो कोई ना कोई रियल नंबर मिल रहा होगा, और वो रियल नंबर -1 और 1 के दरमियान होगा। मतलब जो इनपुट x की जगह वो कोई सा भी वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि कोई सा भी वैल्यू पुट करने पे हमें आउटपुट मिल रहा है। मतलब इनपुट जो है वो ऑल रियल नंबर्स हैं, डोमेन जो है वो इसका ऑल रियल नंबर है, और जिसका जो रेंज है, इस वाली अंदर वाली क्वांटिटी का जो रेंज है वो होता है -1 to +1। अभी बताया कोई सा भी मतलब 2, अगर 2 को हटाएं बाकी साइन, तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा कि आप 2 को छुपाएं, बाकी मैंने आपको क्या बताया कि 3 की जगह तो sin 3 इंटू कोई भी वैल्यू पुट करें, आपको हमेशा आंसर मिलेगा, और वो आंसर जो है आपको ओवरऑल sin 3x का जो है, मतलब 3 तो लिखेंगे और उसके साथ कोई भी एंगल मल्टीप्लाई करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 60, 90 डिग्री जो भी मल्टीप्लाई करें, आपके पास में आंसर आ रहा होगा, और वो आंसर इसका sin 3x का आपके पास में आ रहा होगा -1 और 1 के दरमियान। कैलकुलेटर उठाएं और खुद ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। इसका आंसर क्योंकि मतलब 2 तो बाहर पड़ा है, और अंदर वाली क्वान्टिटी का आंसर जो है, आउटपुट जो है वो -1 to 1 आ रहा है, तो बस 2 अंदर मल्टीप्लाई कराओ, मतलब ओवरऑल इसका जो रेंज हो जाएगा वो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 to +2। इसका जो रेंज है वो -2 to +2 है, किसका? 2 sin 3x का। और रेंज डोमेन क्या था? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या है? डोमेन ऑल रियल नंबर्स, और रेंज जो है -2 to +2, राइट। उसके बाद लास्ट वाला भेजा था, आज वाला कोई अच्छा बच्चा मिल गया था, जिसने ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चन शेयर किए, एक क्वेश्चन मिस करिए। क्वेश्चन नंबर 19, डेरिवेटिव ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1। डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव u बाई v के हिसाब से x + 1, मतलब v का तो स्क्वायर लेना ही होता, ऊपर v सेम x + 1 सेम, डेरिवेटिव ऑफ u जो है इसका डेरिवेटिव जो है 1 होता है, वो मैं लिखूँ ना लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस u सेम x - 1 सेम, डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो मैं 1 लिखूँ ना लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से x, ये -x कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस से माइनस +1, तो +1 + 1, 2 डिवाइडेड बाई x + 1 होल स्क्वायर इज आवर आंसर। ऑलराइट, लिमिट x टेंड्स टू -1, दिस विल बी व्हाट? सबसे पहले x में कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो है हम अनडिफाइंड या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के केस से बच जाएंगे। जैसे ही कैंसिल हो गया, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, जैसे डायरेक्ट आपने लिमिट पुट किया तो 3 ऑफ -1 का स्क्वायर इज अगेन 3, -1 का जो क्यूब होता है वो अगेन -1 जनरेट होता है, मतलब इस वाले -1 होल क्यूब इज -1 के बराबर आएगा, और माइनस इनटू दिस माइनस विल बी प्लस, तो +1 इसका ओवरऑल रिजल्ट है, डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 हमारे पास में आंसर इसका सही। इंटरवल्स का बोल रहा था कि बच्चा बोल रहा था कि इंटरवल्स का कोई क्वेश्चन था, तो बड़ी डिटेल से फंक्शन के लेक्चर में मैंने आपको इंटरवल्स का मतलब बताया है। इंटरवल्स ये ओपन इंटरवल्स होते हैं, मतलब अगर किसी भी नंबर लाइन के ऊपर ए बी इस तरह का ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ए और बी, तो इस ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि आर रियल नंबर्स दैट लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यू, मतलब इस ओपन इंटरवल इसका क्या मतलब है? वो सारे के सारे इसमें वैल्यूज आ रहे हैं जो ए और बी के दरमियान हैं, और वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। इंटरवल का ये मतलब होता है, जैसे सेट्स में लिखते हैं ना कर्ली ब्रैकेट्स में ए बी सी, तो मतलब उसका ये क्या मतलब होता है कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हो, तो एग्जैक्टली ये कहना चाह रहे हैं होते हैं आप कि एग्जैक्टली ए बी सी है इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरवल्स होंगे उनके दरमियान जितने वैल्यूज आ रहे होंगे वो सारे के सारे रियल वाले कंसीडर करने, मतलब 0.1 भी आ रहा होगा, 0.2, 0.0, 0.1 जितने भी
0.0001, 0.5.0001, वो सारे इनके दरमियान अगर आ रहे हैं तो वो सारे इसमें लाया करेंगे। वो सारे इनके दरमियान जो मतलब वैल्यूज आ रहे हैं वो लाया करेंगे, इनके अलावा ए और बी नहीं आएंगी क्योंकि ओपन इंटरवल है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, बड़ी डिटेल में मैंने आपके साथ फंक्शन के लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो नंबर लाइन के ऊपर ये कैसे शो करते हैं, होलो सर्किल के साथ। होलो सर्किल बनाओ, इसका मतलब ए और बी को आप एक्सक्लूड करें, इंक्लूड नहीं करें। उसके बाद होते हैं, अच्छा ये वाला जो ओपन इंटरवल है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैपिटल या स्क्वायर ब्रैकेट रिवर्स में इस तरह, तब भी ऐसा लिखूँ या जैसे पहला लिखा था, दोनों एक ही बात होते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ए कामा बी, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली में, ए और बी के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो तो एग्जिस्ट करेंगे ही, लेकिन ए और बी दोनों क्लोज हैं, मतलब ये भी इंक्लूडेड है, तो ये भी इंक्लूडेड है। तो नंबर लाइन के ऊपर इनको जो है हम डॉटेड सर्किल या जो डार्क सर्किल के साथ में शो करेंगे कि अच्छा ये भी इंक्लूडेड है और इनके दरमियान जितने वैल्यूज आ रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू होता है मतलब स्टैंडर्ड एंगल, लाइक 0 से लेकर 180 तक जो होते हैं वैल्यूज़ आपके एंगल, वो इसका वैल्यू बताओ। चलिए 0 से लेकर 90 वाला प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर 90 वाला होता है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा साइन ऑफ √3/2, साइन इनवर्स √3/2 जो है आपके पास में, इसका आंसर आ रहा है 60 डिग्रीज, या फिर 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं π/3, इसका आंसर है, आपको पता है ना। साइन ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। ऑलराइट, तो मतलब अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन को उस साइड लेके जाऊँ तो ये इन्वर्स में आ जाएगा, साइन इधर से हटाऊँ तो इधर क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स, मतलब साइन इन्वर्स √3/2 जो होता है वो 60 डिग्री जनरेट करके देता है। लास्ट वाले 2 क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में बताया था इसका फार्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन, देख ये क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, होमोजेनियस इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इसका कांस्टेंट टर्म नहीं है, जबकि कांस्टेंट टर्म नहीं है they are the lines, they are the combined equation of line, the both lines whose this equation is, जिनकी ये इक्वेशन है वो दोनों लाइन एक ही पॉइंट ऑफ, मतलब जो ये ओरिजिन में से पास कर रहे हैं, दोनों ओरिजिन में से पास कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कैसे पता चला, क्योंकि इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो 0 है। एंगल बिटवीन इसके इनके दरमियान जो एंगल का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √h² - AB डिवाइडेड बाई a+b के बराबर होता है। और काफ़ी डिटेल में मैंने आपके साथ में स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स में ये मतलब बाकायदा डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके दरमियान जो एंगल होगा, एंगल ही पूछ रहा है, tan थीटा नहीं पूछ रहा, स्लोप नहीं पूछ रहा, tan थीटा नहीं पूछ रहा, एंगल पूछ रहा है। तो एंगल के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 2 √h² - AB डिवाइडेड बाई a+b, ये हमारे पास में आंसर था, कोई ऐसा था। और ऐसे बच्चे ने ऑप्शन भी सेंड किए थे तो उसमें ये वाला ऑप्शन था, तो ये हमारे पास में आंसर है। उसके बाद इसका क्या मतलब होता है यार, इसका एक तो आप इसको मान सकते हैं कि यार एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और 2 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये बन जाता है मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, बोल रहा था कोई ऐसा क्वेश्चन था, बच्चा बोल रहा था 2ab 2c हो जाएगा, तो ये ऐसा मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, इस मैट्रिक्स का नाम है रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो एग्जिस्ट कर रही है, एक ही रो हो, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसका नाम रो मैट्रिक्स है। अगर इस तरह का क्वेश्चन था कि इसका नाम क्या है तो रो मैट्रिक्स है। अगर इसका और क्या मतलब हो सकता है, इसका और मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर्स के टर्म में अगर इसका मीनिंग लें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इसका मतलब होता है। और वो कैसे पता चले कि अच्छा यहाँ पे वेक्टर्स में पूछ रहा है या मैट्रिसेस में पूछ रहा है, वो आपके डिपेंड करता है कि आपके पास में जो ऑप्शंस हैं वो किस हिसाब से पूछे गए या किस हिसाब से दिए गए। तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है A.B×C, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, इसको लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उनको इस तरह भी लिख सकते हैं A, B और C। ऑलराइट, आई थिंक यहाँ पे कैप भी ये एरो भी होता है। तो ये 2 मतलब इसके हो सकते हैं। एक बच्चा क्वेश्चन इस बच्चे ने एक क्वेश्चन सेंड नहीं किया। इसको मैंने बोला था कि
ये आप 25 क्वेश्चन एक चैप्टर वाइज लिख के, चैप्टर वाइज अगर सोचेंगे ना कि अच्छा चैप्टर सेट्स में से कौन सा आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से कौन सा आया था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, इस तरह चैप्टर वाइज सोच देंगे आपको 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन याद आ जाएंगे। तो इसने पता नहीं कौन सा क्वेश्चन मिस कर लिया, एक क्वेश्चन मिस किया है, और उस 25th क्वेश्चन की जगह ना इसने मतलब कोई फिजिक्स का क्वेश्चन शेयर किया था कि अच्छा डायमेंशंस ऑफ, मतलब ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा शेयर कर दिया गया, कह दिया कि अच्छा चलो 25 क्वेश्चन है, और बीच में जो है उसने फिजिक्स का क्वेश्चन डाल दिया था। लेकिन चलो खैर 24 क्वेश्चन काफ़ी हैं, अच्छा खासा पता चल गया। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, अगर जिनका टेस्ट है कल या नेक्स्ट टेस्ट है, वो काइंडली जब भी आए तो टेस्ट पेपर अपने पास जो टेस्ट दे रहे हैं वो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है सेंड किया करें, जो भी उनको याद है क्वेश्चन, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। और आज सोच रहा हूँ मैं कि फ़िज़िक्स को भी सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। उसके बाद आपके लिए सजेशन क्या है कि जितने भी आज क्वेश्चन बनने हैं या जितने पहले क्वेश्चन बन चुके पहले शिफ्ट्स में, पहले जो 4 शिफ्ट्स हुए हैं और आज ये 5th शिफ्ट है, तो इनमें जितने भी क्वेश्चन बने सारे इन सब क्वेश्चन के आसपास में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो कलेक्ट करें, उनके जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ कि अगर एक दिन tan अल्फा प्लस बीटा आ रहा है तो दूसरे tan अल्फा माइनस बीटा दे रहे, ऐसा tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा, ये 5 फार्मूलाज पूछे गए। आज सेकंड शिफ्ट के किसी ने MCQ शेयर नहीं किए, क्या पता उसमें पूछा गया हो कि sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह आसपास की चीज़ें देखें, इन पे फोकस करें। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और प्लीज़ जो बच्चे टेस्ट देकर आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो MCQ जो क्वेश्चन शेयर किया करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।